नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लंबे लॉकडाउन के बाद अब देश के साथ प्रदेश में भी अनलॉक 1 लागू है और इसका पहला चरण बीतने के बाद सोमवार से दूसरा चरण शुरू हुआ और इसमें सतर्कता के साथ काफी छूट प्रदान की जा रही है। अनलॉक 1 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर शासन की तैयारियों को परखा। करीब 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में अनलॉक 1 को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों के साथ ही पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी तैयारियों के बारे में पूछा। वहीं दिल्ली के अस्पताल मामले पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधने समेत अन्य मसले पर सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूँ उचित नहीं है ये। भारत देश एक है और यहाँ के हर नागरिक को किसी भी राज्य में आने जाने का, अब तो जम्मू कश्मीर से भी जो प्रतिबंध था वो भी ख़त्म हो गया कि अलग राज्य दिखे। सब में सबको समान अधिकार हैं। अब ये हास्यास्पद स्थिति होगी कि अगर दिल्ली में रहने वाला मान लें कोई दूतावास के किसी को कोई बीमारी हो गई तो उससे कहें तुम तो दूसरे देश के हो, यहाँ पे नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक काम कर रहा है और दिल्ली में रह रहा है 10 साल से, अब उससे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है कि तुम उत्तर प्रदेश के नहीं, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया उचित नहीं है। दिल्ली दिल वालों की है, सबकी है और बड़े दिल से काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय जो संकीर्णता के दायरे में होते हैं उनसे दूरियां बढ़ती हैं। देश को इस संक्रमण काल में दूरियों को कम करने का और सभी भारतवासियों के हित चिंतन का सोच सबको रखना चाहिए। कोई उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम किसी से जात नहीं पूछते, किसी से धर्म नहीं पूछते, किसी से उसका क्षेत्र का नाम नहीं पूछते। कहीं का भी है, अगर उत्तर प्रदेश में आया है तो उसका इलाज करना हमारा दायित्व है। इस विधि से हम लोग काम करते हैं। ट्वीट करने की प्रवृत्ति है वो सच्चा और झूठा का अंतर समाप्त कर रही है। माननीय न्यायालय का निर्णय पहले भी आया था, अभी भी विषय न्यायालय के अंतर्गत है। उस पर टिप्पणी करना किसी को भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस है किसी प्रकार की नियुक्तियों में, धांधली में, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में। जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है। सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई सपना देखा करे। बिहार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल योग की सरकार बनेगी और ये अपार लोकप्रियता को कि वर्चुअल रैली में 1 लाख लोग आ जाए अमित शाह जी के, उसको देख के कोई भी विपक्षी दल ज्वेलसी कर सकता है, बेचैन हो सकता है। तो बेचैनी का भाव है लोगों में, तो बेचैन व्यक्ति के दिए गए उद्गार को क्या कहा जा सकता। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने विभिन्न मामलों पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जैसे मुंबई की हालत तो कोरोना वायरस के दौरान बहुत ही ख़राब हुई है और चिंताजनक है, लेकिन वहाँ की सरकार बेहतर से बेहतर इंतजाम करने का प्रयास कर रही होगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सीधी निगाह है। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट संसाधन मांगेगी तो हम लोग ज़रूर उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। हमने पहले भी सुबह से ही हम कह रहे हैं लगातार कि मानवता के आधार पर यदि कोई मरीज हमारे पास आता है तो जो भी मेरे पास संसाधन है हम तत्काल उसको चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। और हमको ऐसे ही निर्णय लेना चाहिए कि जो बीमार है हमारे घर आएगा, हमारे अस्पताल आएगा, उसको हम इलाज करेंगे। ये डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है। दरअसल ये उन्होंने क्या कहा, किन परिस्थितियों का, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं मानवता के आधार पर अस्पताल में चिकित्सक के पास अगर कोई आता है तो उसकी इलाज की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। उसे जाति धर्म पता पूछा जाना उचित नहीं है। बात तो एकदम सही है। जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने मनरेगा में लोगों को एम्प्लॉयड किया है, बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं और आज भी विपत्ति काल में भी मनरेगा में बड़ी संख्या में लोग ठीक से काम कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से काम।
योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बीजेपी के द्वारा की जा रही रैलियों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक पहुंची हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज केवल बीजेपी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों का नीचे आधार खत्म हो गया है। हम वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हम सब जगह रैली कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हमने जिला संगठन से शुरू किया, जिला के बाद मंडलों के ऊपर बैठक की, अब कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। मैंने भी कई रैलीज को, छोटे स्तर के ऊपर रैलीज का संबोधन जो भी जिलों का किया, चाहे वो मेरठ का हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे वो बिजनौर का हो, उनका भी किया। और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे केंद्र के नेता सब लोग बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का पूरे देश जानता है और उनकी पार्टी भी उनके बारे में, उनके महारत के बारे में जानती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय में, जिस समय देश के ऊपर संकट था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता। उन्होंने उस समय सरकार की तारीफ करी थी और इंदिरा गांधी की भी तारीफ करी थी। ये देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जो उन्होंने उस समय प्रदर्शित किया था, आज किसी भी प्रकार का उस प्रकार का तो ना नेता है, ना विचार है विपक्ष के पास। और आज इस संकट की घड़ी में जब पूरे देश को एक होना चाहिए था, तो वो उस प्रकार की भाषा बोलते हैं जो विपक्षियों को और दूसरे देशों को अच्छी लगती है। जिस समय पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तब भी वो हिंदुस्तान से प्रूफ मांग रहे थे। तो उससे जो हमारे देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ किसी न किसी कारण बॉर्डर के ऊपर तनाव होता है, उस नाते से कह रहा हूँ, तो उस तनाव को ये बढ़ाने में, आग में घी डालने का काम करते हैं और ये विरोधियों को और दूसरे इस प्रकार के लोगों की मदद करते हैं जो राष्ट्र द्रोह की श्रेणी में। विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, योगी सरकार में सारी भर्तियां विवादित हो रही हैं और उन भर्तियों में विवाद सामने खुल के आ रहा है। जो उन्होंने बोला था कि हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 70 लाख तो क्या है, उन्होंने अभी तक 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। और भर्तियां निकालते भी उसमें धांधली होती है, घोटाला होता है, तो कहाँ से भर्तियां कर पाएंगे भाई। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि आपको जो ट्रांसपेरेंस सुविधाएं होनी चाहिए। जो भर्ती आप कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें सिर्फ नियम कानून, जितने भी उसमें नियम कानून है उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो, जिस वजह से ये भर्तियाँ बार बार अटक रही हैं। देखिए, दिल्ली पूरे देश की है और दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एम्स हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और हर देश के हर व्यक्ति का इन हॉस्पिटल पे अधिकार है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सुविधाएं अगर हैं तो एम्स में ही मिलती हैं लोगों को, तो एम्स बड़े हॉस्पिटलों में आता है। तो जो एम्स में पहले से लोग दिखाते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सही व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सबकी है। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय देश कोरोना काल के चीज़ों से जूझ रहा हो, हमारे देश में पूरी महामारी फैली हो, आर्थिक संकट तारों सब छाया हो, लोगों के पास रोजगार ना हो, लोग मानसिक रूप से परेशान हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, उस समय ये रैली, राजनीतिक रैली करने की ज़रूरत क्या है। इस समय तो राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। इसमें तो बात होनी चाहिए कैसे हम लोग सब लोग मिलकर कोरोना वायरस को हराएं, कैसे इसको देश से इसको मिटाया जाए, जिससे लोग कम से कम सुरक्षित महसूस करें और सेफ महसूस करें। तब जाके ये सब पॉलिटिकल बात हो तो अच्छा है। ये राजनीति का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी जनता की और समाज की सोचना चाहिए, हमेशा राजनीति और सत्ता के लालच में काम नहीं करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला बोलते हुए अन्य मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को महाराष्ट्र की चिंता है, लेकिन ये आधा सच है ना। बाकी प्रदेशों की चिंता आप क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है, जहां से आप सांसद हैं, उस लखनऊ में जो बदहाली है, आपके क्षेत्र में जो बदहाली है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। जहां जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, वहां आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जहां पर आपकी सरकार है वहां आप धृतराष्ट्र हो गए हैं। तो ये धृतराष्ट्र होना अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ बात करें, पूरे देश की बात करें। केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि दिल्ली में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है।
और दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। और अगर हम लोग इस चक्कर में फंस गए कि यूपी में यूपी वालों का होगा, दिल्ली में दिल्ली वालों का होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वालों का होगा, बंगाल में बंगाल वालों का होगा, तो हिंदुस्तान वालों का कहां होगा? ये पूरा देश है, पूरा देश महामारी से लड़ रहा है। जो जहां पर बीमार है उसको वहां इलाज मिलना चाहिए। देखिए, यही उनका असली सच है। और इसी नियत की वजह से देश में कोरोना महामारी रुक नहीं पा रही है, उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमित शाह जैसे सरकार में शामिल बड़े मंत्री अगर इस तरीके की बात करेंगे कि हमको और जनता के बीच 2 गज की दूरी कोई नहीं कर सकता है, तो मोदी जी को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि 2 गज दूरी बना के रखनी है, अमित शाह कहते हैं कि 2 गज की दूरी नहीं रह सकती। तो मुझे लगता है ये झगड़ा मोदी और अमित शाह का हो गया है। अब ये दोनों लोग तय करें कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। और इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, केंद्र सरकार के चेहरे पे पड़े नकाब को उठा दिया, रेल मंत्रालय की धांधली को सामने कर दिया कि अगर राज्य यही नहीं, प्रवासी मजदूरों से किराया न लिया जाए, उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाए। 5-5 दिन ट्रेनें नहीं पहुंची अपने गंतव्य पे, खाना नहीं दिया 4 दिन के बीच में एक बार, ये सब कार्रवाई राज्य मांगते रह गए, उन्हें नहीं दिया। ये सारी चीजों पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वो केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली पर एक गहरा आघात। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में सभी धार्मिक स्थलों, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने के साथ ही अब सूबे की योगी सरकार तृतीय चरण की तैयारी में जुट चुकी है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस खोले जाना प्राथमिकता होगी। यूपी सरकार ने ऑनलाइन, आपको बता दें, लॉकडाउन 4 के साथ ही काफी रियायतों को देना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार की यह छूट भारी पड़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज यूपी में लगभग 11,000 मामले हैं और रोजाना इसमें बढ़ोतरी जारी है। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही अब योगी सरकार तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश वासियों को और भी रियायत देना चाहती है। जाहिर तौर पे तीसरे चरण में अब स्कूल कॉलेजों को खोलने के लेकर के चर्चा हो रही है और सीधे तौर पे परिवहन को लेकर के भी ज़्यादा से ज़्यादा छूट प्रदान करी जा सकती है। हालांकि बात अगर हम दूसरे चरण की ही करें तो धार्मिक स्थलों के साथ साथ शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं और ज़्यादा सुविधाएँ लोगों को प्रदान करी जा रही है। लेकिन ज़्यादा छूट का नतीजा ये निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 11,000 कोरोना संक्रमित केसेज होने को हैं। ऐसे में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के पेशेंट सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जाए, लेकिन ये फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यूपी के 75 जिलों में कोरोना संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। कोई भी जोन अब ऐसा नहीं बचा जो ऑरेंज हो या ग्रीन हो। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है उसको क्वारंटाइन कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करी जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। लेकिन सरकार के सारे दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। अनलॉक 1 के तहत तमाम तरह की सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। मॉल्स और मंदिर सोमवार से खुल चुके हैं, तो वहीं मंगलवार को इस क्रम में लखनऊ में चिड़ियाघर खोला गया। यहां प्रवेश के लिए टिकट ऑनलाइन लेना होगा। प्रशासन ने टिकट काउंटर अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक भीड़ को रोकने के लिए 3 पारियों में से खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। चिड़ियाघर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जू प्रशासन के मुताबिक बाड़े के पास लगी रेलिंग को छूना प्रतिबंधित होगा। चिड़ियाघर में कोरोना वायरस को लेकर जारी हुई एडवाइजरी लागू रहेगी। प्रदेश से पहले ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, आज हम लोग जू को आज करीब 2.5-3 महीने बाद आज खोल रहे हैं, 85 दिन बाद। और हम लोग अभी 3 पालियों में खुला है, 8:30 से 10:30। 10:30 तक जो लोग प्रथम पाली में आएंगे वो बाहर चले जाएंगे। इसके बाद 11:30 से 1:30 बजे तक वो जो लोग आएंगे वो भी बाहर चले जाएंगे। फिर इसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक
और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करेंगे। सबकी थर्मल स्कैनिंग होगी। जो स्वस्थ होंगे थर्मल स्कैनिंग उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा, भले ही उनके पास टिकट हो। और सैनिटाइज का है, फुट वॉश है और हाथ सैनिटाइज करके जाएंगे। अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और एक पाली में केवल अधिकतम हम 500 लोगों को अलाउ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। अंदर भी हमने उसका 2 जगह हाथ धोने का वो इंतज़ाम किया है कि जब हाथ धोने का भी यहाँ इंतज़ाम है कि लोग अपना हाथ भी धोते रहें और अंदर भी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो भी वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। बच्चे और बुजुर्ग महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बच्चों का महत्वपूर्ण, लेकिन उनकी सुरक्षा और महत्वपूर्ण है। जू देखने से ज़्यादा उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम और जो बीमार लोग हैं, अस्वस्थ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी हमने अनुमति अलाउ नहीं किया है। जैसा कि कोविड-19 के जो नियम हैं उन सारे नियमों का हम लोग पालन करें। 82 दिनों के बाद मंगलवार को काशी में बाबा विश्वनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 20 मार्च को जिला प्रशासन ने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते मंदिर में आम जनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। आज सुबह भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया और मंगला आरती हुई और इसके बाद हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य बचाव के उपाय मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की तरफ से अपनाया जा रहा है। तो वहीं एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें, देवालय खुलने के बाद भक्तों की सुरक्षा का जिम्मा मंदिर प्रशासन उठा रहा है। जो भी भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन भक्तों की पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। हाँ, आज मंदिर खुल रहा है। आज सभी भक्तों को दर्शन सुगमता से सुलभता से प्राप्त हो रहा है और सब लोग समानांतर दूरी बना करके और जो शासनादेश है उन सब नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कम संख्या में, सीमित संख्या में अंदर जा करके बाबा का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे, ऐसी कामना है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है, सफाई का ध्यान रखा गया है, संक्रमण किसी भी प्रकार से न फैले इसका पूरी तरह से ध्यान दिया गया है और सबको निर्देशित किया गया है। तो सब उसका ध्यान रखते हुए बाबा का दर्शन कर करके कृतकृत्य होंगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनलॉक फेज 1 का आज 9वां दिन है। केंद्र की गाइडलाइंस के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने आमजन के लिए लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, धर्मस्थल और अन्य सुविधाएं खोल दी। तो वहीं राजधानी लखनऊ में मंदिर से लेकर मॉल तक जिला प्रशासन की ओर से नो मास्क नो एंट्री का निर्देश जारी किया गया। मंगलवार को मंदिर खुलने के साथ ही हनुमान मंदिरों में रौनक बढ़ने के आसार हैं। जहां अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में मंगलवार को सुबह 5 से दोपहर 12 बजे और शाम 4 से रात 9 बजे तक बाहर से दर्शन होंगे। तो वहीं अमीनाबाद हनुमान मंदिर सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुलेगा। तो वहीं हजरतगंज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पट सुबह 6 से रात 9 तक खुलेंगे। तो वहीं पुजारियों द्वारा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। ये देखिए, घंटे जो लाठी का दिए गए हैं, घंटे भी नहीं बजाए जा रहे हैं और 1 मीटर दूरी करके जो है दे करके दर्शन केवल दिया जा रहा है। बाहर गोले भी बने हुए हैं, सैनिटाइजर हर दुकान पे रखा गया है। टीका का स्वयं व्यवस्था है, टीका हम लोग नहीं लगाते हैं। नहीं, भीड़ नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत कम है। लोग अपनी, अब ऐसा है ना कि जो चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, हर कोई इस बात को जान गया है कि कोरोना हमको लेके जाएगा। तो इसलिए हर कोई अपने आप में सतर्क है। भीड़ तो कुछ भी नहीं है, इतनी तो भीड़ नॉर्मली हुआ करती थी। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में अब तक करीब 1,80,000 मजदूर पलायन कर अपने घरों को आ चुके हैं। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें पूरे भारत में 116 जनपद चिन्हित हुए हैं, जहां प्रवासी मजदूर अधिक संख्या में आए हैं।
आपको बता दें, जिले से भी प्रदेश सरकार को कार्य योजना भेजी जा रही है, जिसमें शुगर मिल, राइस मिल के साथ छोटे और मध्यम लघु उद्योगों और मछली और गाय पालन की कार्य योजना भेजी जा रही है। तो साथ ही उनका कहना है कि इन बिंदुओं पर काम होने से जिले को विकास के साथ साथ लोगों के रोजगार की समस्या दूर होगी। एक 1,80,000 प्रवासी कामगार हैं। आज भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि देश में ऐसे 116 जनपद हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, कामगार, श्रमिक आए हैं। अब उनको यहाँ पे किस तरह से, क्योंकि जिस परिस्थितियों में लोग चल चल करके आए, प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने कहा कि मुझे दर्द था कि किस तरह से लोग लॉकडाउन में कोरोना के कारण जहाँ पे गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली, पंजाब में थे, लोगों को गांव में जाना पड़ा। तो उनके लिए राज्यों से केंद्र सरकार ने 2 सप्ताह में कहा कि आप कार्य योजना बना के दें। तो उसमें सिद्धार्थनगर जनपद भी है, उत्तर प्रदेश के 31 जनपद हैं। उधर ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर में 6 बदमाशों को गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इस कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। पुलिस के मुताबिक दादरी पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तो वहीं बदमाशों से एक ट्रक, 4 जैक, रिम सहित 10 टायर, 2 चाकू, 4 तमंचे, 5 राउंड गोली बरामद की गई। ये लोग गैंग बनाकर हाईवे पर खड़े ट्रक में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों में एक शातिर अपराधी फिरोज को भी पकड़ा गया है और उस पर 1 दर्जन से ज्यादा लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है। दादरी पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। पुलिस ने जब ट्रक का पीछा किया तो ट्रक में सवार लोगों ने उतरकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान दादरी पुलिस के 2 सिपाही अंकित और नितिन घायल हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में 6 बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गए। देखिए, पिछले माह में 2 घटनाएं दादरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें बदमाशों का एक गैंग खड़े ट्रकों में, ड्राइवर गाड़ी में सोते रहते थे और ये जैक लगा करके रिम सहित उसका पूरा का पूरा टायर लेके चले जाते थे। 2 घटनाएं दादरी में हुई थी, एक घटना बादलपुर थाना क्षेत्र में हुआ था। इसके लिए हम लोग सतर्क थे। यहाँ की पुलिस आज भी चेकिंग कर रही थी। एक ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, पुलिस को शक हुआ, चेक करने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ से भगा लिया। पुलिस पार्टी ने पीछा किया। देख रहे हैं जारचा रोड पर पेरीफेरल रोड के नीचे, यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने उतर करके पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी फायर में 6 बदमाश घायल हुए, 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है और इसमें एक बड़ा ट्रक, उसमें रिम सहित 10 टायर, 4 जैक, 5 राड, 4 तमंचे, 2 चाकू, ये सब ढेर सारा बरामद हुआ है। इसमें एक फिरोज नाम का बदमाश है, जिस पे 14 मुकदमे अभी मिले हैं और 2-3 मुकदमे हमारे ये हो जाएंगे। शातिर अपराधी है, रुद्रपुर से, काशीपुर से, पंतनगर से, डिडौली से, भोगांव से, ढेर सारी जगहों से ये 379, 411 इसी केस में टायर खोलना, बेचना, ट्रक चोरी करना, इसमें जेल गया है। इस पे गैंगस्टर भी है और शेष जो और टायर बचे हैं उसको भी हम लोग शीघ्र बना। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज़।